सुषमा की मौत अपने बेटे चंदू को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। उसके जाने के बाद उसकी 7 साल की बेटी शिवानी ने ही अपने भाई चंदू का ध्यान रखा। उसके बाबा ने साल भर बाद ही दूसरी शादी करी, लेकिन उसकी सौतेली माँ को तो वो दोनों फूटी आग भी नहीं भाते थे। 6 साल की शिवानी सारा दिन भूखी प्यासी अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए और सर पर प्याज की टोकरी उठाए बाजार में प्याज बेचा करती थी। फिर शाम को जब वो घर आती तो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ उससे छीन लेती थी। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें तो 10 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो चंदू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 10 रुपए का दूध पिला दिया था। क्या तूने मेरे पैसे से इस भूखे नंगे को खाया खिला दिया? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। फिर प्रतिभा शिवानी की खूब पिटाई करती है। उसके बाद चंदू को गोद में उठाकर बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस शिवानी का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहते हुए प्रतिभा चंदू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे पीछे भागती हुई शिवानी लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, अभी वो छोटा बच्चा है, छोड़ दो ना माँ। लेकिन प्रतिभा उसकी एक नहीं सुनती है और छोटे से चंदू को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो अब परलोक चला गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? उसके बाद प्रतिभा उसे घसीटते हुए घर ले आती है। घर आकर शिवानी अपने पिता को सारी बातें बताती है। अरे ये तो अच्छा ही है ना कि मर गया। तू क्यों हमारी छाती पर बैठी है? तू भी उसके साथ ही मर जाती तो बहुत अच्छा होता। उधर चंदू बहता हुआ नदी के किनारे जाकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी नदी के किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो झट से उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। दरअसल रामनंदिनी विधवा और बाज थी। उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा, लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। फिर रामनंदिनी चंदू को उठाकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाए और कुछ ही देर के बाद उसे होश आ गया। फिर रामनंदिनी उसकी देखभाल करके अब अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। रामनंदिनी शहर में सिलाई का काम करती थी। उधर शिवानी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीतता गया और अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर रामनंदिनी भी अब एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब भी राखी और भाई दूज आता तो अक्सर चंदू को सपना आता कि उसकी बहन उसे राखी और तिलक करने आ रही है, लेकिन तभी चंदू को कोई धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। शिवानी, शिवानी मेरी बहन। ये कहकर चंदू जाग जाता। दूसरी तरफ शिवानी अभी भी प्याज की खेती करके बाजार में उसे बेचा करती थी और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो उसकी सौतेली माँ उससे हमेशा की तरह ले लेती है। एक रोज शिवानी अपनी सौतेली माँ से कहती है, ये लो माँ, आज की कमाई। और देखो ना माँ, मेरा सूट जगह जगह से फट रहा है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। क्या कहा? नया सूट? मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है और अगली दिवाली पर ही मिलेगा, समझी? लेकिन माँ,
तब तक मैं ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे रहूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अब जा यहाँ से, घर के काम कर। मैं चली आराम करने। शिवानी वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार में प्याज बेचने जाने लगी। उसे फटे हुए सूट में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। ओहो, क्या मस्त डिजाइन है सूट का। एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। रात को शिवानी वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने रखी प्याज और सिलाई मशीन पर गई। उसने उन प्याज को सिलकर अपने लिए प्याज का एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया और अगले दिन वो वही प्याज वाला लहंगा पहनकर बाजार में प्याज बेचने लगी। तभी वहाँ प्याज खरीदने आई रामनंदिनी की नजर उसके प्याज वाले लहंगे पर गई। अरे वाह, प्याज वाला लहंगा, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया है? जी, इसे तो मैंने खुद ही बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो। फिर तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है। मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम है। तुम उसमें कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश हुई और वो प्याज और अपनी सौतेली माँ को छोड़कर रामनंदिनी के साथ उसके घर चली गई, जहाँ चंदू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो शिवानी दीदी कहते हुए जोर से चिल्लाकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ। कैसा सपना? फिर उन्होंने शिवानी को उस सपने के बारे में बताया। क्या नदी? चंदू, तू कहीं अपनी बहन शिवानी का भाई तो नहीं है? शिवानी, चंदू, हाँ, यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर शिवानी उसके हाथ में वो निशान देखती है, जैसा निशान खुद उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई चंदू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ, ये मुझे नदी के किनारे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। फिर शिवानी ने उन्हें सारी बात बताई। अब उसे अपना भाई मिल गया। फिर रामनंदिनी ने दोनों भाई बहन को अपना लिया और वो दोनों भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगे। फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता को जेल में डलवा दिया। शिवानी के बुरे दिन भी अब खत्म हो गए और अब वो खुशी खुशी अपने भाई और माँ रामनंदिनी के साथ रहने लगी। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीख कर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा। ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक?
तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए? अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो, हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे। फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। अरे बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ, मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी।
उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ आप भी ना, चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना, चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा बेटा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा, तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इससे मिलिए। ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों? एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है,
बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है। लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है और मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम कर मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने खुद सोचा था जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताऊं बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे गायत्री, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही पार्लर वाली है। मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिज भूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।